हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान शिक्षा में। देखिए, आप सभी को पता है कि यहाँ पर एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमएड सेकंड सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर हैं, 201 से 204 तक। और जो 5वां पेपर है वो डिसर्टेशन वर्क का है ना। तो हमने कल से स्टार्ट किया था पेपर 204 को, ठीक है, जिसका नाम है टीचर एजुकेशन फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये इस पेपर का नाम है। और इसका सिलेबस क्या है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। जिसने नहीं देखा हो, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, भैया देख लेना, प्लेलिस्ट में देख लेना, या फिर इसके बाद ही इससे पहले जो वीडियो पड़ी उससे देख लेना, ठीक है। वैसे प्लेलिस्ट में डाल देंगे हम एमएड से रिलेटेड सारी चीज़ें, ओके। और बीएड से रिलेटेड सारी चीज़ें हम डाल ही चुके हैं पहले ही, आपने देख ली होंगी। जिसने नहीं देखे वो देख लेना। बीएड सेकेंड ईयर के लिए पूरी चीज़ें, पूरी तैयारी यहाँ पर है। और एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। आपको कहीं नहीं जाना, ना किसी फाइल के लिए, ना किसी असाइनमेंट के लिए, ना किसी पेपर की तैयारी के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ उपलब्ध मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए, कल हमने एक वीडियो डाली थी इसी पेपर 4 की, पेपर 204 की हमने वीडियो डाली थी, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट की थी, ठीक है। परसों डाली थी, फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट की थी। तो आज हम सेकंड यूनिट की ओर चलेंगे, ओके। इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा पेपर उठाएंगे, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ही आएंगे, बहुत दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। हो सकता है मई में आपके एग्ज़ाम हो, ओके। तो करना क्या है, आपको तैयारी में लग जाना है अब, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हम लोग संजय पब्लिकेशन को देख रहे हैं। एमएड सेकंड सेमेस्टर है ये, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं, है ना। ये इसका सिलेबस है, हमने आपको दिखाई दिया था कल। ये जो फर्स्ट यूनिट थी इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक पूरा। अब जो सेकंड यूनिट है, इसमें जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन की हैं, यानी जो स्कीम है टीचर एजुकेशन के लिए इंडिया में, वो सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ, आज हम देखेंगे कितना इसमें, इस यूनिट को आज एक पार्ट में देखेंगे, फिर कल इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड यूनिट 2 पार्ट में कंप्लीट होगी, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी है और इसमें टाइम लगेगा। इसलिए ये यूनिट, जो सेकंड यूनिट है, वो 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसको तो हम कल कंप्लीट कर ही चुके हैं, एक ही बार में, एक घंटे की वीडियो में ही। लेकिन ये जो सेकंड यूनिट है इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। हम देखेंगे कि पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड प्रोग्राम क्या क्या चलाए गए, स्कीम क्या क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ देखेंगे, इंडिया में क्या क्या हुआ, किसके लिए, अध्यापक शिक्षा के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए, ठीक है। चलिए भैया चलते हैं। देखिए, ये है सेकंड यूनिट। देखिए, आप सभी जानते ही हो कि हमारे यहाँ अंग्रेज बहुत टाइम तक रहे, लगभग 200 साल तक, है ना। तो ये जो विश्वविद्यालय आयोग बना ना, जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस 1947 के बाद ही, यानी कि देश के स्वतंत्र होने के जस्ट बाद ही, जो सबसे पहले शिक्षा नीति हमारे यहाँ आई, जो सबसे पहले आयोग बना स्वतंत्र भारत में, जो सबसे पहले आयोग बना, उसका नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो बना था 1948-49 में, ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद जो बना था और जो सबसे पहला माना गया, वो क्या था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसका एक नाम और है जिसे बोलते हैं राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। विशेष नाम याद रख, ये नाम ध्यान रखना कि राधा कृष्ण आयोग भी इसी नाम को लिया था, इसी को बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है उसमें, बहुत ध्यान से सुनना। अब आप एक सोचकर देखिए कि जब अंग्रेज आपके यहाँ 200 साल तक राज्य करते रहे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। वो ये चाहते थे कि घर घर में अंग्रेज बन जाएं, घर घर के लोग अंग्रेज बन जाएं, और क्या करें, वो हमारे हिसाब से काम करें, हमारे हिसाब से चलें। उन्होंने यहाँ पर भी शिक्षा भी ऐसी दी, और उन लोगों को शिक्षा दी जो उच्च वर्ग के थे। उच्च वर्ग का मतलब ये मत समझ लेना कि ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को दी हो, या वैश्यों को दी हो और शूद्रों को नहीं दी हो, तो ऐसा नहीं था। उच्च वर्ग उनकी नज़र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं थे। उच्च वर्ग उनकी नज़र में वो लोग थे जो बहुत पैसे वाले थे, जो राजा महाराजा थे, जो सेठ साहूकार थे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने उन लोगों को शिक्षा देने का काम किया, क्योंकि वो ये कहते थे कि जब हम उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे तो निम्न वर्ग तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। यानी निस्यंदन का सिद्धांत दिया था मैकाले ने, आपको ध्यान होगा, है ना। तो अंग्रेजी शिक्षा ऐसी थी कि उन्होंने उच्च वर्ग को शिक्षा दी, विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, कि भैया जो
अपर लेवल के लोग हैं उनको पढ़ा दो बढ़िया तरह से, क्योंकि ये हमारे यहाँ काम करने के तो भी काम आएंगे, है ना। क्योंकि हम इंग्लैंड से कितने अंग्रेज़ों को ले आएंगे, इंग्लैंड से यहाँ पर ला कर लेकर आएंगे हम, तो महंगा भी पड़ेगा, इतना चार्ज कौन देगा उनको। लेकिन ये तो भारतीय हैं, थोड़े से पैसे में यहाँ पर नौकरी पर लग जाएंगे, लेकिन लगेंगे तभी जब हम इन्हें अंग्रेज़ी सिखा देंगे। तो इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी का प्रचार प्रसार किया और यहाँ के कुछ लोगों को अंग्रेज़ी सिखा दी। तो अब सोचिए कि जब 200 साल तक वो लोग यहाँ पर रहे, अंग्रेज़ यहाँ रहे, तो अब भारतीयों के दिमाग पर, उनके दिलो दिमाग पर अंग्रेज़ी का राज्य तो हो ही गया था, है ना। क्योंकि अंग्रेज़ हर वक्त ही रहते थे, तो अंग्रेज़ी कुछ तो लोगों के दिमाग में पहुँचेगी। अब वो जब अंग्रेज़ी माइंड में पहुँचने लगी, पहुँच गई अच्छी तरह से, तो अब अंग्रेज़ी तो पहुँच रही थी, ऊपर की जो शिक्षा थी वो तो उच्च शिक्षा तो अच्छी बन रही थी, लेकिन जो बेस होता है ना शिक्षा का, एक मजबूती जो होती है ना, कि भैया तुम पहले ABCD सुनो, उसके बाद सेंटेंस बनाना शुरू करो, हाँ। तो ABCD नहीं तो सेंटेंस कैसे बने। तो वहाँ उस टाइम डायरेक्ट शिक्षा ली गई थी कि अंग्रेज़ों से सीख ली और उसी शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। उस टाइम ऐसी शिक्षा थी अंग्रेज़ों के टाइम तक। लेकिन जब देखा कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, तो अब देखा कि शिक्षा भैया बड़ी बिछुड़ रही है, हाँ, बड़ी पिछुड़ रही है शिक्षा पूरी तरह से। क्योंकि जो शिक्षा का जो बेस होता है ना, प्राइमरी लेवल हो चाहे वो माध्यमिक स्तर हो, कोई स्तर हो, सब बिल्कुल बेकार रहा था, एकदम बिखरता हुआ जा रहा था। जब बेस ही क्लियर नहीं होगा किसी का, जब किसी को ABCD 1 2 3 ये सारी चीज़ें आएंगे नहीं, जब कोई छोटा बड़ा जानता ही नहीं, तो सेंटेंस लिखेगा कैसे अपने आप बनाकर। वो तो केवल डायरेक्ट मेथड के थ्रू ही तो सीख पाएगा। तो अंग्रेज़ तो डायरेक्ट मेथड सिखाते थे। लेकिन जो राधा कृष्णन आयोग आया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आयोग था, इसने जोर दिया उस शिक्षा पर कि पहले भैया नीचे की नींव को मजबूत करो, उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर देना। राधा कृष्ण आयोग इसी वजह से बना था मुख्य रूप से, कि पहले माध्यमिक शिक्षा को प्रॉपर तरीके से कराओ, पहले माध्यमिक शिक्षा को सशक्त करो, माध्यमिक शिक्षा को इतना अच्छा बना दो जिससे जब जो सेकेंडरी करके बच्चे आए, जो सीनियर सेकेंडरी करके आए, वो बच्चे होशियार हों और फिर जाकर वो विश्वविद्यालय में अपना चयन करा सकें। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने राधा कृष्ण आयोग जो बना, इसने क्या किया था, इसने मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया था। इसने माध्यमिक शिक्षा की बहुत बड़ी बात कही थी, है ना। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। तो वही पहला है क्या, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। इसने क्या क्या सुझाव दिए थे अध्यापक शिक्षा के विषय में भी, और क्या क्या कार्यक्रम चलाए थे, हम लोग इसे यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, तो देखिए इसको पढ़ते हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में, है ना। रूपरेखा आपने जान ली कि क्यों ये बना था। अब हम लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे। इसमें लिखा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्तुतियाँ एवं सुझाव बताइए। शिक्षक शिक्षा की बात की जा रही है, ठीक है। किस लिए हुआ ये, तो देखिए, सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विश्वविद्यालय शिक्षा का निरंतर विकास हो रहा था, किंतु प्रचलित शिक्षा प्रणाली किसी भी तरह से एक स्वतंत्र एवं जनतांत्रिक देश के लिए उपयुक्त नहीं थी। यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार प्रसार तो खूब हो रहा था, खूब बढ़ चढ़ के, क्योंकि अंग्रेजों ने इतनी अंग्रेजी सिखाई दी थी लोगों को ना, तो खूब इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। लेकिन जनतांत्रिक देश, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है ना ये, तो उसके लिए ये प्रणाली उपयुक्त थी ही नहीं, क्योंकि बेस कमज़ोर था लोगों का, है ना। इसका मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या में हो रही निरंतर वृद्धि। मतलब छात्रों की संख्या में वृद्धि तो निरंतर हो रही है, लेकिन उनकी शिक्षा का जो स्तर है वो निम्न होता जा रहा है। बेस क्लियर नहीं है, इसलिए तो शिक्षा का स्तर कम है। डायरेक्ट शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं वो लोग, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि वो ऐसा है तो क्यों है ना। तो स्टूडेंट की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन जो शिक्षा का स्तर था ना वो निम्न था। अतः भारतीय जनता उच्च शिक्षा के स्तर से असंतुष्ट थी, क्योंकि यह शिक्षा देश की तत्कालीन आवश्यकता को पूरा करने में असफल थी। बिल्कुल असफल होगी ही, क्योंकि जब नीचे निम्न स्तर ठीक नहीं, जब प्राथमिक कक्षाएं ठीक नहीं, जब माध्यमिक स्तर सही नहीं, तो उच्च शिक्षा कैसे कोई ग्रहण कर पाएगा सही से ना। इसका एकमात्र कारण, यहाँ से पढ़िए, इसका एकमात्र उद्देश्य छात्रों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करके उपाधियाँ प्राप्त करने लगे। यानी अंग्रेज जो थे ना, वो पहले ऐसे शिक्षा दिया करते थे कि बस तुम पढ़ लिख जाओ, उसके बाद तुम उपाधियाँ मिल जाएं, और तुम कितने योग्य हो कितने योग्य नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। उनको केवल तुमको पढ़ाना था बस, और कुछ नहीं करना था। योग्यता कोई मायने नहीं रखती थी उनके लिए।
जब योग्यता ही मायने नहीं रखी जाएगी, जब योग्यता का ही कोई पढ़ाई से मतलब ही नहीं रहेगा, तो क्या मतलब है फिर पढ़ने का ही क्या मतलब रह गया। तो इसलिए तो भारतीयों ने सोचा कि ये शिक्षा जो दी जा रही है बेकार है, इसको हमें सही करना होगा, है ना। तो पहले क्या था, पहले यही था कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या था, आप परीक्षा उत्तीर्ण कर दो और उसके बाद उपाधि प्राप्त कर लो, केवल इतना था। लेकिन ये दोनों जो दोष थे ना, इन दोषों के निवारण के लिए अब चूंकि हमारा देश स्वतंत्र हो ही चुका था, तो क्या हुआ, इन दोषों के निवारण के लिए, दोष क्या कि केवल उपाधियां प्राप्त करना और परीक्षा पास कर लेना, केवल ये दोषी तो थे। तो इन दोनों दोषों के निवारण के लिए हमारे देश की सरकार ने सोचा कि भैया कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर ठीक हो सके। इसलिए इसी बात को सोचकर उन्होंने अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद यानी कि IUBE यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और इसके साथ साथ केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि ABE अर्थात सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये उन्होंने स्थापित किए। ठीक है, ये उन्होंने स्थापित किए। और जब उन्होंने ये स्थापित किए तो इन दोनों बोर्डों ने क्या किया कि इन दोनों बोर्डों ने कुछ बातें कहीं शिक्षा से संबंधित कि भैया शिक्षा कैसी होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। और शिक्षा को सुंदर बनाने के लिए हमें एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। इन बोर्डों ने सलाह दी कि हमें भैया शिक्षा को सुंदर बनाना है, सुचारू बनाना है और वास्तव में फ्रूटफुल बनाना है हमें, तो हमें उसके लिए किसी एक ऐसी अथॉरिटी का निर्माण करने पड़ेगा, किसी एक ऐसी बॉडी का निर्माण करना पड़ेगा जो अच्छी तरह से शिक्षा के विषय में सोचे और अनेक तरह की संस्कृतियाँ प्रस्तुत करे, अनेक तरह की अच्छी अच्छी धारणाएँ और नवाचार की चीज़ों को यहाँ पर लेकर आए। तो इन्होंने ये बात कही कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कीजिए। तो तभी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, यानी प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उसकी नियुक्ति की गई। अब नियुक्ति जब की गई थी तो ये जो आयोग बना था ना, ये जो शिक्षा आयोग बना था जिसे अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, तो इस आयोग को मान्यता कब मिली, 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, कब मिली, 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हो गई। अब ये था अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये अखिल भारतीय ना पूरे भारत का है, मतलब एक जगह का नहीं, पूरे भारत का। तो अखिल भारतीय शिक्षा आयोग जो इसका नियुक्ति के लिए कहा गया था, तो उसकी नियुक्ति हो गई। कब हुई, 4 नवंबर 1948 को। इसी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और जो इसके अध्यक्ष थे ना, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इन्हीं के नाम पर इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, इसी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, और इसी को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें टोटल 7 सदस्य थे इस आयोग में। ठीक है, पहले तो अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे थे सचिव। सचिव कौन थे, श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। ठीक है, ये 2 हो गए। और उसके अलावा कौन कौन थे, उसके अलावा इसमें जो अन्य सदस्य थे वो देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो उपकुलपति थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ये मुदालियर वही हैं, ध्यान रखना, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर बढ़ चढ़कर जोर दिया, पूरी तरह से जोर दिया, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। मुदालियर आयोग जो बना था ना, वो कौन सा क्या बना जाता है, वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से ही जाना जाता है, मुदालियर आयोग को। ठीक है, तो जो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय की शिक्षा नियुक्ति, अखिल भारतीय जो शिक्षा आयोग था, उसमें जो लोग थे, जो लोगों की कमेटी थी, वो 7 लोग थे, ध्यान रखना। ठीक है, राधाकृष्णन, दूसरे थे निर्मल कुमार सिद्धांत, तीसरे थे जाकिर हुसैन, चौथे थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और 5वें थे आर्थर मॉर्गन, ये अंग्रेज़ थे। ठीक है, और 6वें थे डॉक्टर जेम्स एम डफ। ठीक है, और 7वें थे डॉक्टर मेघनाथ साहा। ठीक है, ये किस किस पद पर थे वो सब यहाँ पर कोष्ठक में दे रखा है। तो इस तरह से 7 लोग थे इसमें। ओके, अब जब ये 7 लोग यहाँ थे तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये आयोग बनाई इसलिए था कि जो हमारी शिक्षा चल रही है, शिक्षा व्यवस्था जो है, इसको ऐसा बना दिया जाए जो पूरी तरह से सही हो और हर व्यक्ति के बेस को क्लियर करके हो, है ना। उद्देश्य इसका ये था। तो अब ये जो आयोग बना, इसने बहुत सारे पक्षों पर जोर दिया। पहले तो ये देखा उन्होंने कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, है ना, उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, और अध्यापक की सेवा शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए, यानी अध्यापक जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। तीसरा था कि शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए। शिक्षा के स्तर के बारे में तो बताया जाएगा, इन्होंने बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया और बहुत अच्छा वर्णन किया इन्होंने। उसके साथ साथ पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए,
और व्यवसाय शिक्षा में क्या क्या आना चाहिए ये भी था। और प्रणाली, परीक्षा प्रणाली कैसी हो, क्या एक वर्षीय परीक्षा कराओ या हर वर्ष परीक्षा कराओ, और छात्र कल्याण कैसे हो, और अर्थव्यवस्था आदि के संबंध में अनेक सुझाव इन्होंने दिए थे। किसने? राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुतियाँ और सुझाव क्या क्या थे। शॉर्ट नोट में आप देखेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसके सुझाव क्या क्या थे? इसके सुझाव एक नहीं अनेक अनेक चीज़ों पर थे। इन्होंने क्या किया, देखो जब अपने देश के लोग होते हैं ना और वो जब देश का भला चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं करते हैं कि केवल ऊंचे स्तर के लोगों को ही देखें और तब कोई काम कर जाएं। यदि कोई राजा अच्छा है तो वो अपने प्रजा के बीच में जाएगा, उनकी परेशानियों को देखेगा, और जब वो परेशानियों को देखेगा ना तब उसका निराकरण करेगा। तो वास्तव में राजा वही अच्छा होता है, हैं, जो जन जन के पास पहुँचे, जनता के बीच में भागीदारी करे और तब उनकी परेशानियों को देखे और उसका निराकरण करे, उनकी परेशानियों को डायग्नोस करके उन्हें तुरंत सहायता पहुंचाए, है ना। तो वो होता है एक अच्छा राजा। ऐसे ही विश्वविद्यालय अनुदान ये विश्वविद्यालय आयोग ने किया। इसने क्या किया कि ये लोग भारत के लोगों के बीच में गए, जनता के बीच में गए, और ऐसी जनता के बीच में गए जहाँ छात्र थे और अध्यापक थे, उन लोगों के बीच में गए। और जब वहाँ गए तो उनसे पूछा गया कि तुम्हें किस किस चीज़ की आवश्यकता है, तुम कैसी शिक्षा चाहते हो। टीचरों से पूछा गया कि तुम कैसी सेवा चाहते हो, तुम किस तरह सेवा अच्छी दे पाओगे, तुम्हें क्या क्वालिटी चाहिए। इन्होंने सारी बातें पूछी कि तुम्हें किस किस सुविधा की ज़रूरत है बताओ। तो जब जैसे जैसे छात्र और शिक्षक बताते चले गए वैसे वैसे इन्होंने अपने उस रिपोर्ट में सारे बातों को डाल दिया कि छात्र क्या चाहते हैं, शिक्षक क्या चाहते हैं। तो उन्होंने जब पूरी बातें डाली तो वही पूरी संस्तुतियाँ बनके तैयार हो गई, और इन्हीं संस्तुतियों के साथ साथ उन्होंने सुझाव भी दे दिए। तो देखिए क्या क्या बात थी, उन्होंने क्या क्या कही और क्या क्या उन्होंने सुझाव दिए इसमें। पहला था विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन व वित्तीय प्रबंध। अब सबसे पहले जब हम कोई स्कूल कॉलेज कुछ भी खोलते हैं तो सबसे पहले तो ध्यान आता है कि भैया इसके लिए पैसे की आवश्यकता है ना। बिना पैसे के तो आजकल कुछ काम होना नहीं, क्योंकि पैसा है तो बस सब कुछ हो ही जाना है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। पैसा है तो फिर कॉलेज स्कूल सब बन जाएंगे, नहीं तो फिर चौड़े में बैठा के पढ़ाते रहो बालकों को। ये है, तो सबसे पहले इन्होंने इसी बात पर ध्यान दिया कि वित्तीय प्रबंध कहाँ से हो और वित्तीय प्रबंध कैसा हो। साथ साथ जो विश्वविद्यालय का जो प्रशासन होगा वो किस तरह का होगा, इस प्रशासन पर प्रशासक कौन होगा, ये सारी बातें इन्होंने सोची और उसी के बारे में इन्होंने सुझाव प्रस्तुत किए। अब देखो इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए आयोग ने वित्त के संबंध में, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, वैसे आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो थोड़ा हाई क्वालिटी कर लेना, ठीक है। और पीछे जितनी आवाज़ आती है उनसे थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बालक हैं तो थोड़ा सा हल्ला कर देते हैं, ठीक है। जब आप छोटे थे ना आप भी बहुत हल्ला करते होंगे, यहाँ भी छोटे छोटे बालक हैं, भतीजे भतीजी हैं, बहुत हल्ला कर देते हैं। तो आप वहाँ ध्यान न देके आप यहाँ इस पेपर को पढ़ना जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन व वित्तीय प्रबंध, है ना। तो अब इन्होंने क्या कहा है इसमें, वित्त प्रबंध के बारे में प्रशासन ने, और प्रशासन के बारे में क्या क्या इन्होंने कहा। उच्च शिक्षाओं के प्रशासन व वित्त के संबंध में आयोग ने अपने सुझाव दिए। क्या दिया इन्होंने, ये कहा कि जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी ना, उच्च शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऊपर होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल उच्च शिक्षा को केवल केंद्र के ऊपर छोड़ दें, तो राज्य तो फ्री हो जाएंगे ना अपने उत्तरदायित्वों से। ऐसा नहीं कर सकते कि हम उनके ऊपर छोड़ दें फिर अकेले ना। और यदि हम केवल राज्य के ऊपर छोड़ देते तो केंद्र सरकार मुक्त हो जाएगी पूरी तरह से, वो कुछ भी नहीं करेगी फिर, है ना। इसलिए जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के ऊपर होना चाहिए। इसलिए जब चूँकि दोनों के ऊपर होना चाहिए, इसलिए इसे समवर्ती सूची में डाल दो शिक्षा को। देखो अब यहाँ पर पॉलिटी आ गई आपकी, ठीक है, अब यहाँ पॉलिटी भी आ गई आपकी। लोग पूछ रहे थे शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत है या केंद्र सूची के अंतर्गत है या समवर्ती सूची के अंतर्गत है। तो ध्यान रखना, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत है। किसने डाला था, राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत डालने का विधान किया था कि आप इसको शिक्षा को राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों का हिस्सा रहने दो, इसलिए से समवर्ती सूची में डाल दो, ठीक है। तो समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया था। और उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का जो निर्धारण होगा ना, उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी।
क्या कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी, है ना। इस पर नियम केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन उन नियमों पर चलेगा कौन? उन नियमों पर चलकर कौन इस शिक्षा को दिलाएगा? वो राज्य दिलाएगा। ओके, यानी कि पैसा केंद्र राज्य दोनों देंगे, नियम केंद्र सरकार बनाएगी और राज्य उस नियम पर चलेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इन्होंने वित्तीय प्रबंध के बारे में बात कही। ठीक है, नीचे पढ़ लेना आप आराम से, पूरा लिखा हुआ है, ये पूरे पेज में पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह पढ़ लेना। हम आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अरे कितने पेज आ गए इसमें? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और इसको पढ़ लेना। ठीक है, वैसे तो हमने आपको समझा ही दिया है और आप समझ गए होंगे जहाँ तक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इन्होंने जो कहा था ना वित्त प्रबंध कैसा हो, वित्त प्रबंध कहाँ से हो, तो बताई दिया हमने आपको। राज्य और केंद्र सरकार दोनों इसके वित्त का प्रबंध करेंगे और केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार उस पर नियमों का पालन करेगी, है ना। यही सारी चीज़ें थी। और आगे क्या देखिए, अब सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सब पॉइंट बड़े अच्छे हैं। ये देखिए, महाविद्यालयों के प्रशासन का दायित्व कॉलेज की प्रबंध समितियों को सौंपा जाए। तो महाविद्यालय होंगे ना, उनका पूरा दायित्व होगा ना, और उनके प्रशासन का दायित्व कॉलेज की जो प्रबंध समितियाँ होंगी, जो प्रिंसिपल अपनी समिति बनाएगा या और भी लोगों के साथ सहयोग करके समिति बनाएगा, तो उन पर इसका दायित्व सौंपा जाएगा। ठीक है, अब उच्च शिक्षा का जो वित्तीय भार है ना, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से वहन करेंगे। और उसके अलावा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को विभिन्न मदों, देखो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अंतर क्या है आपको पता है? विश्वविद्यालय वो होते हैं जिसमें एक के साथ साथ अनेकों कॉलेजों को रखा जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। जैसे अपना अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये विश्वविद्यालय है। तो इसमें लगभग 406 महाविद्यालय हैं। इससे जो संबंधित है ना, जो संबंध रखते हैं इससे, वो 406 महाविद्यालय हैं। तो विश्वविद्यालय एक होता है। ठीक है, विश्वविद्यालय एक बड़े स्तर की चीज़ है, लेकिन महाविद्यालय एक छोटे स्तर की चीज़ है, तो जो इससे लगे हुए होते हैं। ठीक है, और महाविद्यालयों का प्रशासन विश्वविद्यालय के हाथ में होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक बड़ी अथॉरिटी है और विश्वविद्यालय सरकार के द्वारा चलता है। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों सम्मिलित रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे इन्होंने यही कहा कि विश्वविद्यालय और जो उससे संबंधित महाविद्यालय है ना, उनमें जितने खर्चे होंगे, चाहे वो बिल्डिंग को बनवाने में हो, चाहे वो लाइब्रेरी बनवाने में हो, चाहे वो लाइब्रेरी के निर्माण में हो, या लैब के निर्माण में हो, या फिर वाचनालय, खेलकूद या किसी भी चीज़ के क्षेत्र में हो, ठीक है, प्लेग्राउंड वगैरह कुछ भी बनवाने के उसमें हो, तो इसमें क्या हो, इसमें अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, अनुदान कौन कौन देगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कहा। अब देखो, ये सब तो हो गया कि यहाँ पर प्रशासन कौन करेगा, तो बता दिए प्रबंध समितियाँ प्रशासन करेंगी, और इसके वित्त का भार कौन वहन करेगा, तो केंद्र राज्य सरकार करेंगी, और इन सबको कौन बनवाएगा, तो ये भी सरकार ही बनवाएंगी। लेकिन अब ये कहा गया कि अच्छा सरकार तो बनवाएगी, लेकिन क्या सरकार डायरेक्ट इनको पैसा देगी? क्या सरकार डायरेक्ट इन लोगों के सामने देखने आएगी इनकी कमियों को, कि हाँ क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, इनको क्या क्या तकलीफ़ हो रही हैं, या फिर इनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या सरकार खुद देखने आएगी? तो राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि नहीं, खुद देखने नहीं आएगी, और इनकी देखरेख के लिए एक अनुदान आयोग बनाया जाएगा, जो इनकी देखरेख करेगा। और जब भी लगेगा कि यूनिवर्सिटी को या डिग्री कॉलेजेस को किसी भी तरह की हेल्प की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, मुख्य रूप से जो वित्त से संबंधित हो, तो यदि वो देखेगा आयोग कि इनको आवश्यकता है किसी चीज़ की, तभी वो उनको पैसा प्रोवाइड कराएगा। और ये जो आयोग बनेगा ना, उसे कहेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी तभी तो बनाया गया था। किस लिए बनाया गया? ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को, यानी उच्च शिक्षा को धन की उपलब्धता प्राप्त कराने के, धन देने के लिए, ताकि वो अपना कॉलेज को अच्छी तरह से चला पाए, ताकि उच्च शिक्षा सही से हो सके। इसलिए उन्होंने ये यूजीसी के बारे में कहा कि यूजीसी जब हम बना देंगे ना, तो वो शिक्षकों के वेतन को भी देखेगा, और वो क्या करेगा, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता, वो यहाँ पर अनुदान देगा। ठीक है, क्या देगा? अनुदान देगा। तभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया गया था, अनुदान के लिए। जैसे उसी अनुदान में से शिक्षक का वेतन भी दिया जाता है, अनेक कार्यों के लिए पैसा भी खर्च किया जाता है। ठीक है,
तो ये सारी बात इन्होंने कही वित्त और प्रशासन के संबंध में। अब जो दूसरी बात कही थी राधाकृष्णन आयोग ने, वो क्या कहा, उच्च शिक्षा का संरचनात्मक संगठन। अब देखो, आपने वित्त और शासन प्रबंध तो देख लिया, लेकिन अब उच्च शिक्षा जो हम देने जा रहे हैं वो उसकी संरचना कैसे होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने ये कहा कि जो हम उच्च शिक्षा देंगे ना, वो 3 स्तरों पर होगी। ठीक है, कैसे होगी, 3 स्तरों पर होगी, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान, ये 3 होंगे। स्नातक आप जानते हो ना, BA, BSc, BCom, ये सब स्नातक स्नातक में आता है। स्नातक 3 वर्ष के लिए होती है ना। और फिर स्नातकोत्तर का मतलब है MA, MSc, MCom, यानी कि PG, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो 2 साल के लिए होता है। फिर कहा अनुसंधान, अनुसंधान रिसर्च वर्क, तो रिसर्च वर्क भी कम से कम 2 साल के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने ये बात कही राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, आप देखिए ये लिखा है वही बात जो भी हमने आपको समझाई। अब इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, इस उच्च शिक्षा की संरचना में हम और चीज़ भी जोड़ेंगे, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी यहाँ पर रखेंगे, कि व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत जोर दिया। और इस व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को 6 भागों में इन्होंने विभाजित किया, जिसमें क्या क्या था, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग तकनीकी, फिर चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण भी इसमें ही है, ध्यान रखना। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा में ये 6 चीज़ें हैं। आगे क्या था, आगे ये था कि ये जो हमने आपको व्यावसायिक शिक्षा बताई है ना, जो हमने उच्च शिक्षा का संगठन संरचना जो बताई है, तो इसमें जो व्यावसायिक शिक्षा है, उन व्यावसायिक शिक्षा के कोर्सों को कराने के लिए अलग से महाविद्यालय खोले जाएं, जो यूनिवर्सिटी से ही कनेक्टेड हों। ठीक है, यूनिवर्सिटी से ही कनेक्टेड हों। अब देखो, जो आपका जो M.Ed कोर्स है, B.Ed जो कोर्स है, ये क्या है, ये प्रोफेशनल कोर्स ही तो है, ये व्यावसायिक शिक्षा के तो आप पढ़ रहे हो, क्या ये व्यावसायिक शिक्षा ही तो है। तो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही तो रिलेटेड है ना, उससे ही तो कनेक्ट है ना। तो ऐसी उन्होंने बात कही कि इन सब के लिए अलग विद्यालय खोले जाएं, और जो किससे संबंधित हो, जो किससे संबंध रखते हो, यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ कहा इन्होंने कि चूँकि गांव के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहरों में आना थोड़ा मुश्किल समझते हैं, और मुश्किल होता भी है भाई, खर्चा बहुत पड़ जाता है ना। खर्चे के साथ साथ गांव में अनेक काम होते हैं, तो जो विद्यार्थी अपने घर छोड़कर यहाँ शहर में आ जाता है, और उसके घर के काम को कौन करे, क्योंकि खेत वहाँ तो किसान रहते हैं, किसानों पर तो पूरा खेती का काम होता है। अब बेटा चला जाए घर से बाहर, तो पिता अकेला क्या क्या करे। तो इसलिए सरकार ने सोचा, इसलिए आयोग ने ये सोचा कि भैया ऐसा भी होना चाहिए कि ग्रामीण बालकों के लिए गाँव में ही विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, और ये जो विश्वविद्यालय हैं, इससे संबंध रखने वाले वहाँ पर भी अनेक महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। तो इन्होंने ये बात कही किसके विषय में, इन्होंने उच्च शिक्षा की संरचना संगठन के विषय में बात कही सारी। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे क्या है। अब इन्होंने ये तो बात कर दी कि प्रशासन कैसा हो, वित्त व्यवस्था कैसी हो, संरचना कैसी हो। अब उसके बाद ये कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम क्या हो। तो जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, चूँकि अंग्रेज़ यहाँ पर 200 साल तक मूंग दर के गए आप लोगों की छाती पर, हम लोगों की छाती पर, तो उनकी शिक्षा का प्रभाव रहा हम लोगों पर, है ना। हम लोगों पर उनकी शिक्षा का प्रभाव रहा, और जब लोगों पर उनकी शिक्षा का प्रभाव रहा, तो उस शिक्षा के प्रभाव ने संस्कृति सभ्यता का विनाश सा कर दिया। लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को भी सही से समझ नहीं पा रहे थे। अब इन्होंने सोचा, इस आयोग ने सोचा, राधाकृष्णन आयोग ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देते हैं, और क्या करते हैं, और हम हिंदी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे, और हिंदी को ही शिक्षा का माध्यम रखेंगे। इन्होंने ये सोचा था राधाकृष्णन आयोग ने। लेकिन तभी ध्यान आया कि भैया अपनी जो कमेटी है ना, अपना जो आयोग है ना, उसमें 2 लोग तो अंग्रेज ही हैं। यदि हमने हिंदी को ही यहाँ पर सर्वोपरि माना, हिंदी को ही माध्यम बना दिया शिक्षा का, तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। अब आश्चर्य देखो, देश स्वतंत्र हो चुका है 1947 में, लेकिन 1948-49 में जब ये आयोग बना है, राधाकृष्ण आयोग, तो उसमें भी 2-3 अंग्रेजी लोग हैं, 2-3 अंग्रेज हैं। उनके मारे आयोग सोच रहा है कि यदि हमने हिंदी को माध्यम बना दिया, भाषा का, शिक्षा का माध्यम बना दिया, तो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगेगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि उसके बारे में फिर भी सोचना पड़ रहा, अंग्रेजों के बारे में फिर भी सोचना पड़ रहा हम लोगों को। कितनी बड़ी कलेश है, कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये चाह कर भी कुछ ना सोच पाए ये लोग, और वहीं की वहीं बस अपनी बातों को मनी मन में उन्होंने दबा लिया। ये हुआ शिक्षा के माध्यम के विषय में। ठीक है, अब देखिए करिकुलम क्या था। करिकुलम के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने एक विस्तृत पाठ्यक्रम योजना प्रस्तुत की इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए।
इन्होंने कहा कि सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा इन दोनों में समन्वय स्थापित किया जाए। सामान्य शिक्षा जो नॉर्मल बच्चों के लिए होती है और विशिष्ट शिक्षा जो विशिष्ट बालकों के लिए भी होती है। और दूसरे रूप में देखो तो सामान्य शिक्षा वो जो एकेडमिक होती है और विशिष्ट शिक्षा वो जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। ठीक है, जो ये अलग अलग रूपों में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड देखिए, स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में किसी एक विषय का गहन अध्ययन कराया जाए। स्नातकोत्तर स्तर मतलब आपका जो पीजी लेवल होगा उसमें किसी एक विषय को बहुत डीपली पढ़ाया जाए। ठीक है, डीपली पढ़ाया जाए जिसमें विषय की शोध विधियों का ज्ञान व प्रशिक्षण अनिवार्य हो। ठीक है, इसमें ज्ञान भी हो प्रशिक्षण भी हो। अब तीसरा पॉइंट देखिए, पीएचडी की उपाधि के लिए कम से कम 2 वर्ष से कुछ अधिक समय तक अनुसंधान करना आवश्यक है। यदि पीएचडी कोई करना चाहता है तो 2 वर्ष से अधिक समय होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 वर्ष होना चाहिए। तो ये सारी बात इन्होंने यहाँ पर कही। अब तो भैया 4-4 साल लग रहे हैं, 4 साल 5 साल पीएचडी में। ठीक है, पीएचडी करना सुखारी नहीं है, बड़ा मेहनत का काम है भाई, कर लेना टाइम हो तो। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में बात कही। आगे देखते हैं। अब आगे इन्होंने कहा शिक्षा स्तर के संदर्भ में, शिक्षा स्तर के संदर्भ में इन्होंने क्या क्या बात कही कि स्तर कैसा कैसा हो। इन्होंने कहा कि भैया इस तरह ऐसा हो कि जो बालक इंटर पास कर लिया है उस बच्चे ने इंटर पास करने के बाद वो बच्चा फिर विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकता है। उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में प्रवेश कर सकता है। तो इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता होगी इंटर पास होगी और उस बालक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर प्रवेश कर पाएगा। ठीक है, अब लोगों ने ये सोचा, जैसे कि आयोग ने तो बोल दिया कि कम से कम इंटर पास होना चाहिए। अब लोगों ने ये सोचा कि इंटर पास कहाँ से कराएं, जब इंटर कॉलेज ज़्यादा है ही नहीं तो इंटर करें कैसे। प्राथमिक कॉलेज बहुत हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के लिए भैया बिल्कुल एकदम तहस नहस हो रखा था, वहाँ पर कुछ था ही नहीं। जो बड़े बड़े विद्यार्थी थे वो उच्च शिक्षा में पहले ही जा चुके थे। अब इंटर और बाकी के जो छोटे थे वो इंटर पढ़े ही नहीं थे, और जो सबसे छोटे थे प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे थे। तो यही बात कही कि इंटर कॉलेज है ही नहीं, विद्यार्थी पढ़ें कहाँ, और जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर डिग्री कॉलेज में कैसे पहुँचेंगे। तो जब ये कहा गया तभी उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करना चाहिए कि इंटरमीडिएट तक जो कॉलेज है ना उनकी स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा करानी चाहिए, जो इंटर कॉलेज हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाना चाहिए। इन्होंने फिर ये बात कही, और क्योंकि जब इंटर कॉलेज बहुत सारे खुल जाएंगे तो बच्चे वहाँ पढ़ने के बाद फिर डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि जो प्रयोगशाला हैं और जो पुस्तकालय हैं और उसके साथ साथ जो वाचनालय हैं उनकी भी व्यवस्था में सुधार किया जाए। और क्या कहा, और उन्होंने कहा जो संबंधित महाविद्यालय है ना उसमें शिक्षण सत्र जो चलेगा, यानी कि जो पढ़ाई आपकी जो चलती है वो कितनी चलेगी, वो जितनी आपकी परीक्षा हो रही है उन सभी दिनों को छोड़कर कम से कम 180 दिनों तक वहाँ पर पीरियड्स लगने चाहिए। राधाकृष्ण आयोग ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो शिक्षण सत्र चल रहा है ना, जैसे आपका 21-23 है या 22-24 है या कुछ भी है, उसमें इन्होंने ये कहा कि जितने आपकी परीक्षा हो रही हैं उन दिनों को छोड़कर, उन दिनों को बीच में नहीं लेना, उन दिनों को छोड़कर कम से कम 180 दिनों तक कार्य दिवस होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एमएड की हम लोगों की परीक्षा आने वाली है ना, आ रही है ना आप लोगों की परीक्षा एमएड की, और विद्यालय में आप एक दिन भी नहीं गए क्योंकि वहाँ शिक्षण हो ही नहीं रहा है वहाँ। तो बताओ, ऐसा नहीं था पहले क्या था, पहले भैया 180 दिन कम से कम पढ़ाई होना ही जरूरी है परीक्षा के दिनों को छोड़कर। तो ऐसा कहा था राधाकृष्ण आयोग ने। ठीक है, आगे क्या है, आगे इन्होंने ट्यूटोरियल कार्य पर विशेष जोर दिया था, और इन्होंने ये कहा कि जो पीजी लेवल के विद्यार्थी हैं ना उनके सामने सेमिनार वगैरह होते रहने चाहिए, जिससे उनको जानकारी मिलती है, जिससे छात्र और टीचर, छात्र और शिक्षक ये आपस में एक दूसरे की बातों में संलिप्त रहते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं जब सेमिनार गोष्ठियाँ ये सारी चीज़ें होती हैं तो। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा विश्वविद्यालय परीक्षा में सुधार किया जाए जिससे छात्रों की वास्तविक योग्यता और क्षमता का पता लगा जा सके। ओके, अब देखिए 6 था, शिक्षक वर्ग के संदर्भ में ये सारी बात जो है छात्रों से संबंधित हो गई। राधाकृष्ण आयोग ने छात्रों से संबंधित, छात्रों के प्रशासन, वित्त, इन सब से संबंधित बात कह दी इसमें। लेकिन अभी 6वां जो पॉइंट है ना उसमें इन्होंने शिक्षक वर्ग के संदर्भ में बात कही, इन रेफरेंस ऑफ टीचिंग स्टाफ। अब टीचिंग के लिए क्या कहा, देखो ध्यान से सुनना, अच्छी तरह समझना। आयोग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की स्थिति में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव और संस्तुतियाँ दी। ठीक है, कौन कौन सी दी। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों को इन्होंने 4 श्रेणियों में बांटा।
ठीक है। लेकिन ये आपको यहाँ 5 श्रेणी दिखाई देंगे। फिलहाल आप 4 सुन लीजिए कि इन्होंने क्या कहा कि जो टीचर है ना, विश्वविद्यालय के जो टीचर हैं उन्होंने 4 श्रेणियों में बांटा। पहले थे प्रोफेसर, दूसरे रीडर, तीसरे लेक्चरर और चौथे इंस्ट्रक्टर या फेलोज़, है ना। और जैसे बोलते हैं रिसर्च फेलो, ओके, वही है ये। और 5 होते हैं अनुसंधान अभिसदस्य, यानी ये भी रिसर्च फेलो कहलाते हैं, ठीक है, फेलोज़ और रिसर्च फेलो। तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षकों की स्थिति होगी ना, वो इस तरह की होगी, मतलब इस तरह के होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, रीडर भी होंगे, लेक्चरर भी होंगे, इंस्ट्रक्टर भी होंगे और अनुसंधान अभिसदस्य भी होंगे, ये सब होंगे। और जो उनका जो प्रमोशन कराएंगे ना हम लोग, तो प्रमोशन क्या होगा, उनका प्रमोशन होगा उनकी योग्यता के आधार पर। ऐसा नहीं कि लो साहब आप पैसे ले लो और हमको यहाँ का बड़ा ऑफिसर बना दो, ऐसा नहीं था। योग्यता के आधार पर शिक्षकों को प्रोन्नत किया जाता था, ठीक है। अब देखो यहाँ 3rd पॉइंट देखो, जूनियर पदों पर लेक्चर, जो जूनियर पद हुआ करते थे ना, उनमें लेक्चर और इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, ठीक है। जो सीनियर पद थे उनमें प्रोफेसर और रीडर कहलाते थे, ठीक है। जो सीनियर पदों पर हुआ करते, जैसे सपोज करो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आप जूनियर पद पर हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर मतलब जूनियर पद, तो उसमें आप लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर कहलाओगे। लेकिन जब आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर में आप आ गए, तो आप सीनियर पद पर पहुँच गए, तो प्रोफेसर और रीडर कहलाओगे, ठीक है। इस तरह से था, यानी कि 2 अनुपात 1 के अनुपात में होना चाहिए। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो इस तरह से था कुछ। और उसके बाद क्या था, उसके बाद जो उनकी सेवानिवृत्ति होगी ना, जो सेवानिवृत्ति की जो आयु होगी ना, जैसे आप टीचिंग क्षेत्र में हो तो आप रिटायर भी तो होंगे ना, तो जो रिटायरमेंट की आयु थी वो 60 वर्ष थी, लेकिन प्रोफेसर के लिए 64 वर्ष थी, ठीक है, 64 ईयर्स थी प्रोफेसर के लिए। और देखिए, शिक्षकों को अध्ययन हेतु एक बार में 1 वर्ष और पूर्ण सेवा अवधि में 3 वर्ष का अवकाश और वेतन दिया जाना चाहिए था। इन्होंने ये बात भी यहाँ पर रखी, ठीक है। अब इन्होंने ये बात पढ़ाने से संबंधित कही कि शिक्षकों को एक सप्ताह में अधिक से अधिक 18 घंटे का शिक्षण कार्य दिया जाना चाहिए। किसको? शिक्षकों को, मतलब टीचर एजुकेशन की बात की जा रही है, ध्यान रखना है इसको, कि शिक्षकों को एक सप्ताह में अधिक से अधिक 18 घंटे शिक्षण कार्य दिया जाना चाहिए। इसमें ट्यूटोरियल कार्य के घंटे भी सम्मिलित हों और मास्टर डिग्री कक्षाओं और शोध छात्रों के लिए 12 से 15 घंटे हों, ठीक है। आगे देखिए, व्यावसायिक शिक्षा। अब ये प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात चलिए, वही जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत देर से। क्या कहा इन्होंने ये कहा, इस आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में क्या कहा, तो यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कहा, इन्होंने कहा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की परिभाषा दी और कहा व्यावसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष परिश्रम पूर्ण एवं उत्तरदायी कार्यों के लिए तैयार होते हैं, परिश्रम करने के लिए और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने कहा व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, क्योंकि भैया व्यवसाय जब आप करते हो, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा में आप जब जाते हो तो भैया अपना पूरा जी तोड़ मेहनत करते हो, क्योंकि उससे आपकी आमदनी होनी है, उससे आपको पैसा मिलना है ना। और जब पैसा मिलेगा तो आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से कर पाओगे, अपने कार्यों को अच्छी तरह से पूर्ण कर पाओगे, है ना। तो ये बात इन्होंने कही। और आप जानते हो कि यहाँ पर जो व्यावसायिक शिक्षा है वो कौन कौन सी है, तो हमने बताई दी आपको, कृषि, चिकित्सा और टीचिंग लाइन और वाणिज्य, कानून, इंजीनियरिंग, ये सब व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, कानून वगैरह सब, ठीक है, लॉ वगैरह करते हैं ना लोग, तो ये सब व्यावसायिक शिक्षा के बारे में ये सारी बात कही। आगे देखिए 8th पॉइंट, परास्नातक प्रशिक्षण और अनुसंधान। अब इन्होंने ये कहा कि अब जब परास्नातक में बच्चा आ जाता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जब बच्चा आ जाता है, पीजी में आ जाता है, एमए, एमएससी, एमकॉम में, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी कि एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एमए वाला है तो उसको निम्न निगाहों से देख रहे हो, एमएससी वाला तो उसको बड़े उच्च निगाहों से देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में एक रूपता होनी चाहिए, सब एक ही प्रकार के कोर्स हैं, इसलिए सब में एक रूपता होनी चाहिए, एक सा उनका पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, बराबर के समय में ये परीक्षा कराई जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट अलग होने चाहिए, बस इतना था। ओके, आगे देखिए, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या क्या था, इसमें देखो पीएचडी की परीक्षा में थीसिस के साथ साथ मौखिक परीक्षा को भी शामिल किया जाए, यानी वाइवा भी शामिल किया जाए। ये सारी बातें ना जो पहले थी वो अभी तक चली आ रही हैं, अब भी वही हो रही हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है अभी, लेकिन बाकी सब वही हो रहा है। आगे देखिए इसको, शिक्षण विश्वविद्यालयों द्वारा अनुबंधित धन विद्यालयों में अनुसंधान विभाग खोले जाएं, ठीक है। आगे देखिए परीक्षा व मूल्यांकन। अब आती है मुख्य बात जो परीक्षा और मूल्यांकन की है। ऐसे परीक्षा नहीं होनी है कि भाई बच्चा कॉपी लिखाया, उसमें 500 रुपये रखा, मास्टर साहब कैसे पास करवा दियो,
पास नहीं करवाए तो हमारा ब्याह नहीं होई। ऐसी भाषा में बोलते हैं ना बहुत से लोग। चलो कुछ भी हो, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे लिख कर रख देते हैं उसमें कि सर आप हमें पास करवा देना, क्योंकि यदि हम पास नहीं हुए ना तो हमारी शादी नहीं होगी। हमारी शादी रुकी हुई पड़ी है केवल हमारी परीक्षाओं के ऊपर। बहुत से लोग लिख देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई पैसे वैसे नहीं रखते थे लोग बस क्या करते थे, अच्छी तरह पढ़ते थे। और यहाँ देखिए राधा कृष्ण आयोग ने क्या दे रखा है परीक्षा और मूल्यांकन के विषय में। इन्होंने ये कहा कि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए यथाशीघ्र वस्तुनिष्ठ प्रगति परीक्षा का पत्रक तैयार किया जाए। ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन का महत्व बढ़ाने हेतु बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी की जाए। यानी कि आंतरिक जो मूल्यांकन है ना उसके महत्व को बढ़ाओ, और जो बाह्य परीक्षा हो रही है कभी किसी चीज़ के कभी किसी चीज़ के, उसको छोड़ो। ठीक है। इन्होंने 3 वर्षीय डिग्री कोर्सों की परीक्षा 3 वर्ष के बाद न ली जाए। इन्होंने ये कहा कि जैसे आप BSc BA BCom कर रहे हो तो भैया इसकी परीक्षा बिल्कुल लास्ट में मत लो। यानी कि 3 वर्षों का ये कोर्स है तो 3 वर्ष के अंत में इसकी परीक्षा मत लो। कैसे लो? हर वर्ष लो इसकी परीक्षा, हर वर्ष लो, क्योंकि हर वर्ष आप करते रहोगे, परीक्षा लेते रहोगे तो विद्यार्थी को पता चलेगा कि वो कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे तैयारी वो कर रहा है। ठीक है। इन्होंने ये बात कही। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जब बच्चा अपनी परीक्षा दे दे तो उसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन श्रेणियों में बांटो, और इसमें न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए 70, 55 और 40। यानी कि जो 70% से ऊपर आया है वो फर्स्ट डिवीज़न है, और जो 55% से ऊपर लाया है वो सेकंड डिवीज़न है, और जो 40% से नीचे लाया है वो थर्ड डिवीज़न है। ठीक है। क्या कहा? जो 70% या उससे ऊपर है वो फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है। जो 55% या उससे ऊपर है वो सेकंड डिवीज़न है, और जो 40% है या उससे ऊपर है यानी 55 से नीचे 40 से ऊपर है तो वो थर्ड डिवीज़न है। ठीक है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया। और इन्होंने क्या बताया, और इन्होंने इसमें ये बात कही कि जो छात्रों का प्रगति पत्रक होगा ना, उनका रिजल्ट होगा ना, वो अप टू डेट होते रहना चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कृपांक देने की पद्धति को समाप्त करने की बात कही। यानी कि कोई बच्चा 1 नंबर से फेल हो गया तो भैया उसे ग्रेड मत दो, भैया उसे ऐसा मत दो उसके आप उसे कुछ 1 नंबर की सहायता प्राप्त करा दो और उसे पास कर दो। ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल ही इसे बंद कर देना है। कृपांक आपको देना ही नहीं, कृपा आपको करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। बच्चा अपनी मेहनत से पढ़े लिखे और आगे बढ़े, बस। इन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कृपांक देने की पद्धति को बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए, एकदम बंद करो इसे, क्योंकि ये ठीक नहीं है। यदि ये ठीक होती तो बच्चे अपने आप सब कुछ कर रहे होते, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं 1 आध नंबर से अरे फेल भी हो गए तो हमको ग्रेड मिल जाएगा तो हमको दिक्कत नहीं आएगी, है ना, तो हम पास हो जाएंगे। मतलब इनके अनुसार ये बात कही जा रही है। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस प्रणाली को ख़त्म करने की बिल्कुल बात कही। ठीक है। इसलिए आजकल तो ये है कि पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम था कि 1 आध अंक यदि नहीं मतलब कम है तो उन्हें आपने दे दिया, थोड़ा कृपांक दे दिया और बच्चा आगे बढ़ गया, फिर अगली क्लास में प्रवेश कर गया। लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने 1-2 साल में ऐसा कर दिया है कि अब उसे एक भी नंबर ज़्यादा नहीं देते हैं, एक भी कृपांक नहीं देते हैं वो उसे, है ना, और कह देते हैं भैया तू फेल हो गया, अब तुम री एग्ज़ाम दो, ऐसा कह देते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई थी कृपांक को समाप्त करने की बात कही थी, ये ध्यान रखना। और उसके बाद क्या था, देखिए परीक्षकों का जो चयन होगा ना वो 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के बाद होना चाहिए। यानी कि आप परीक्षक को जो नियुक्त कर रहे हो ना, जो एग्जामिनर बना रहे हो ना, उसका चयन आप तभी करोगे, मतलब एग्जामिनर आप तभी बनाओगे जब उसे पहले 5 सालों का अनुभव हो टीचिंग लाइन में, है ना, तभी आप उसे क्या बनाओगे, परीक्षक बनाओगे। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या था, छात्रवृत्ति परीक्षाएं, छात्रावास एवं आवास। इसमें ये था, अच्छा अभी ये पॉइंट और रह गया वाला, प्रायोगिक विषयों की परीक्षाओं में लिखित, प्रायोगिक और मौखिक तीनों परीक्षाएं ली जानी चाहिए। जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं ना, साइंस वगैरह ये सब जो होते हैं, तो इनमें लिखित, प्रायोगिक और मौखिक तीनों प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है। ये बात कही। आगे वाले पॉइंट है उसमें छात्रवृत्ति परीक्षाएं। अब देखो छात्रवृत्ति के बारे में कहेंगे तो छात्रवृत्ति किसको मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप किसको मिले। स्कॉलरशिप इसमें ये बताया गया कि भैया स्कॉलरशिप उनको दो जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं लेकिन प्रतिभावान हैं, होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, उनको दो। और दूसरा क्या, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक हैं, जिन पर पैसों की कमी की वजह से जिनकी पढ़ाई नहीं सही हो पा रही है, तो उनको आप यहाँ पर क्या देंगे, उनको आप यहाँ पर देंगे स्कॉलरशिप, कुछ पैसा दोगे उनकी योग्यता के आधार पर। ऐसा नहीं कि जात बरादरी के आधार पर स्कॉलरशिप दिया जाता था, ऐसा नहीं है।
योग्यता के आधार पर दिया जाता है स्कॉलरशिप, ठीक है। उन्होंने ये कहा, ये पढ़ लेना आप सारी बातें उन्होंने कही। अब अनुशासन की बात कही कि भैया अनुशासन कैसे बनाया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े उद्दंड होते हैं, टीचर को घास तक नहीं डालते, मानते हैं नहीं उनके बारे में, तो उन्हें कैसे समझाया जाए। क्योंकि देखो जो बड़े बड़े विद्यार्थी हैं जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े उद्दंड टाइप के होते हैं, समझ नहीं पाते कि उनके सामने जो टीचर खड़ा है ना, वो वास्तव में टीचर और आपको अच्छी तरह से अच्छी राह पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। वो लोग ये नहीं समझते हैं। वो लोग कहते हैं चल तूने हमारे साथ कुछ बुरा किया, चल तू बाहर देखेंगे हम तुझे, बाहर निकल स्कूल के, बाहर निकल कॉलेज के, और तुझे वहाँ पर कूटेंगे हम। वो विद्यार्थी ये सोच लेते हैं। तो ऐसे उद्दंड वालों को सुधारा कैसे जाए, उन्हें अनुशासन में कैसे रखा जाए, इसके विषय में भी उन्होंने बात कही इस आयोग ने। देखो ये जो आयोग बनाया ना, इसने A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर रखी कि किसी भी तरह से कोई कमी न रह जाए। क्योंकि ये लोग इतने सालों से देख रहे थे ना कि शिक्षा का स्तर कैसा हो रहा है और कैसे कैसे इसमें कमियां हैं, ये सब देख रहे थे। तो उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ रख दी कि वो कमियां यहाँ न हो पाएँ, है ना। तो अब इन्होंने अनुशासन की व्यवस्था के बारे में ये कहा कि भैया अनुशासन में बनाए रखना है। यदि उद्दंड विद्यार्थियों को यदि अनुशासित करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सहायता लेनी पड़ेगी। किस चीज़ की? पहले तो सहायता ये लेनी पड़ेगी कि पहले तो ये देखो कि वो विद्यार्थी जो उद्दंड हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। क्या उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, राजनीतिक या कैसी भी कोई भी स्थिति उसकी खराब है, तो उसकी इस खराब स्थिति का समाधान करो। पहले तो जब उसका समाधान कर दोगे तो वो अनुशासन में पहुंच जाएगा फिर। और दूसरी बात कही कि वो फिर भी अनुशासन में नहीं आ रहा है तो आप समाज के लोगों से, उसके पेरेंट्स से और वहीं जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हों उनसे बात करो, उनसे सलाह लो कि भैया क्या किया जाना चाहिए जिससे बच्चे अनुशासन में रहें। तो उन्होंने इस तरह से बात उनके बारे में कही, ठीक है। और ये कहा कि जो बच्चे उद्दंड टाइप के, उग्र स्वभाव के हैं, उन विद्यार्थियों के साथ क्या करना चाहिए, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, एम्पैथी का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये सारी बात यहाँ पर कही कि खेलकूद के माध्यम से उनको समझाओ और जिससे उनकी संस्कृति का विकास भी हो और वो पर्याप्त रूप से अपना विकास स्वयं कर पाएँ। और इस तरह उन्हें मतलब खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे वो अपने आप ही अनुशासित रह सकें। उन पर अनुशासन को थोपो मत, वो प्यार से अनुशासित रहें, ऐसा कुछ करो, उनके जैसा बनकर उन्हें समझाओ। तो इन्होंने ये सारी बातें यहाँ पर कहीं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छी तरह पढ़ लेना ध्यान से। ओके, हो सकता है 2-4 लाइनें इधर उधर हो रही हों, लेकिन आप एक बार लाइन से पढ़ लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चलते हैं फिर। देखो ये जो प्रश्न था ना राधा कृष्ण आयोग वाला, ये प्रश्न काफ़ी बड़ा था और बहुत पूछा जाता है इसमें से, इसलिए हमने सारी बात आपको एक एक करके बता दी। ये 2 पॉइंट और रह गए इसमें लिखा है कॉलेज में छात्र, ये देखो 5वां पॉइंट, कॉलेज में छात्र कल्याण हेतु व उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। देखो रोजगार पर शुरू से ही जोर दिया जा रहा है, विद्यार्थियों के रोजगार पर शुरू से जोर दिया जा रहा है, लेकिन आज के टाइम क्या हो रहा है कि वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। सुपर टेट की वैकेंसी निकलने वाली थी, अब वो भी नहीं निकलेंगी क्योंकि मना कर दिया है शिक्षा मंत्रालय की ओर से, मना हो गई है कि भैया हमारे पास जो छात्र और शिक्षकों का रेशियो है ना वो पूरा है, तो अभी हम नहीं निकाल रहे हैं। अब बताओ, वो तो एक बार में कह के अलग हो गई, लेकिन जो विद्यार्थी सालों से तैयारी कर रहे थे उनका क्या भाई, हर साल हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े बोले तो ओवर एज हो जाते हैं और वो परीक्षा देने के लायक नहीं रह पाते। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या ही करे, मतलब अब विद्यार्थी क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बड़ा बेकार स्थिति कर दी है इन लोगों ने, अब पता ही नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शुरू से रोज़गार देने की बात की जा रही है, लेकिन आजकल तो रोज़गार नीलवट्टे सन्नाटा है, क्या करोगे और क्या कहोगे किसी से। आगे देखिए, कठिनाइयों के निवारण के लिए पोर्टफोलियो बोर्ड को सक्रिय होकर सहयोग करना चाहिए, ठीक है, इन्होंने ये कहा। अब देखिए ये सब तो हो गया, अब आपको पता ही है कि हम लोग अध्यापक शिक्षा पर ही तो बात चल रही है और अध्यापक शिक्षा पर ही तो बात कर रहे हैं हम लोग, टीचर एजुकेशन ही तो पढ़ा जा रहा है ना। तो अब आपके सामने टीचर एजुकेशन का अर्थ, टीचर एजुकेशन का महत्व, ये सारी चीज़ें एक बार 10 बार सामने आएंगी, क्योंकि आप पढ़ ही अध्यापक शिक्षा कर रहे हो, टीचर एजुकेशन फर्स्ट को पढ़ रहे हो ना, तो वही चीज़ें आपके सामने आएंगी आएंगी। तो भैया इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी हमको स्पेशल नहीं लगा, बस थोड़ा थोड़ा हमने इसे हाईलाइटेड कर दिया, आप ध्यान से इसको पढ़ लेना, ठीक है। देखो जो समझाने वाली चीज़ थी वो हमने आपको समझा दी है, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लेना, अध्यापक शिक्षा वाला जो है, अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व।
ये प्रश्न है, इसको पढ़ लेंगे आप तो एक बार में समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें समझने की कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भैया हाँ, एक बात और, आप कोशिश ये करना कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर उन बच्चों तक करो जिनके पास किताबें हैं नहीं, और पेपर ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रैल के लास्ट तक या मई के फर्स्ट तक एग्ज़ाम आपके शुरू होंगे, ऐसा सुनने को मिला है। हम कन्फर्म नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा सुनने को हमको मिला है। ठीक है, अब आगे वो लोग ये जाने कि कब करवाएंगे, लेकिन ऐसा सुनने को मिला कि अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट में हम लोग कराएंगे एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे वाला पेज देखिए इसका। आगे यही है अध्यापक शिक्षा के बारे में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बारे में समझा कर तो कोई फ़ायदा है नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें समझाने के लिए, है ना। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हाई क्वालिटी करके देख लेना आराम से, बहुत अच्छी तरह नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व दे रखा है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, महत्व ये रहा और अर्थ ये दे रखा है, इसको पढ़ लेना एक बार ध्यान से। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अध्यापक शिक्षा का महत्व और इसका अर्थ था, इसको हमने आपको पिछली वीडियो में भी पूरी तरह बताया था, क्योंकि उसमें पूरा अध्यापक शिक्षा चलता ही रहा था। ठीक है, तो इसमें भी यही है, इस वाले पेज को आप पढ़ लेना, इस वाले टॉपिक को पढ़ लेना। ठीक है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस एक कहानी से पढ़ लेना, अब आपको समझ आ जाएगा। अब कहानी क्या पढ़ोगे, अपने ऊपर ही सोच लो कि आपको यदि शिक्षा दी जाए, क्योंकि आप टीचर के भी टीचर बनने जा रहे हो ना, तो आपको शिक्षा दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जाए, तो वो कैसे मतलब कैसे फलीभूत रहेगा, मतलब क्या होगा ये सब करके, है ना। आप यदि शिक्षित करे जा रहे हो, आपको एमएड कराया जा रहा है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी या कुछ भी होता है, रिसर्च वगैरह कुछ भी होता है, तो क्यों हो रहा है ये सब, क्या लाभ होगा इससे, तो आप खुद ही समझ जाओगे। भैया हम अपने से छोटों को पढ़ाएंगे, यानी टीचरों को भी हम एजुकेट करेंगे, है ना, तो इसलिए तो इसका बहुत महत्व है। तो आप ये पढ़ लेना, इसको आप समझ जाओगे एक बार में ही। ठीक है, तो आज ये है कि आज हमने जो एमएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर 204 है, उसकी सेकंड यूनिट हमने यहाँ पर की है, लेकिन सेकंड यूनिट पूरी नहीं हुई है, ध्यान रखना। अब इसका सेकंड पार्ट और रह गया सेकंड यूनिट का, क्योंकि बड़ी यूनिट है, इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट रहे हैं। तो पहला पार्ट इसका आज हो गया है, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से, नहीं आया हो तो एक बार दोबारा पढ़ लेना, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड जो इसका पार्ट है सेकेंड यूनिट का, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है, बहुत बड़ी हो गई है, कल करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, हम आपसे फिर एक बात कहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करना उन बच्चों तक जिनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि पेपर जल्दी होंगे, और यदि उनके पास वीडियो नहीं पहुंची या फिर उनके पास पढ़ाई के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हुई, तो दिक्कत उनको हो जाएगी। तो भैया सेल्फिश नहीं बनिएगा, कोशिश कीजिएगा शेयर करने की, अपने भाई बहनों तक पहुँचाने की। ओके, और हाँ, एक बात और आपको बता दूँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम एमएड में एडमिशन कैसे लिया जाएगा। तो देखो भैया, आपको बताऊँ कि सबसे पहले वेब रजिस्ट्रेशन होता है। आप किसी में भी एडमिशन लोगे तो आजकल वेब रजिस्ट्रेशन को इन्होंने बहुत ज़रूरी कर दिया है। ठीक है, पहले वेब रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ से होगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाओगे तो वेब रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन बड़ा ही दुखद बात है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बिल्कुल मरी चल रही है, मरी बोले तो एकदम फ्लॉप चल रही है, बोले तो एकदम शट डाउन हो रखा है, यानी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल ही नहीं रही है, बिल्कुल बंद पड़ी है, एकदम बंद। ना तो उसमें एडमिशन का कोई फॉर्म ओपन हो रहा है, ना उसमें रिजल्ट ओपन हो रहा, कुछ नहीं ओपन हो रहा। अब हो सकता है आपके में ओपन हो रहा हो, हमारे में तो ना लैपटॉप में ओपन हो रहा है, ना टैबलेट में ओपन हो रहा है, ना फ़ोन में ओपन हो रहा है। तो आप देख लेना ओपन हो रहा हो तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जब आप वेब रजिस्ट्रेशन कर दोगे ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, तो आपको एक नंबर मिलेगा जिसे कहते हैं WRN नंबर। क्या कहते हैं उसे, कहते हैं WRN नंबर, यानी कि वेब रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका ये जो नंबर आपको मिल जाएगा ना वेब रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो इसी नंबर का जो फॉर्म होगा, उसी फॉर्म को आपको जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी कॉलेज में अप्लाई करोगे। ठीक है, WRN नंबर को लेकर आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो एडमिशन के लिए, उसी कॉलेज में आप अप्लाई करोगे, तो वहाँ कॉलेज का फॉर्म भरा जाएगा, उसी कॉलेज के फॉर्म में WRN नंबर ऊपर डाला जाएगा। ठीक है, तो बस जैसे ही उसमें नंबर डाला जाएगा, वहाँ पर आपका एडमिशन के लिए वो लोग बोलेंगे फिर कि ठीक है आपको एडमिशन कराना है तो अपना डॉक्यूमेंट सारे जमा करो, तो वहाँ जाकर फिर जमा कर देना। यदि आपका मेरिट में नाम आता है तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा, नहीं आता तो दूसरे कॉलेज में ट्राई करना। ठीक है, देख लेना जैसा भी हो वैसे। तो सबसे पहले यहाँ वेब रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है।
वेब रजिस्ट्रेशन अब तभी होगा जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। फ़िलहाल तो सब ठप पड़ी हुई हैं, देखते हैं कब ओपन होते हैं। ठीक है, चलिए। और कुछ आपको पूछना हो, कुछ कहना हो, कुछ समझना हो, कुछ भी कोई बात हो या आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपके साथ हैं, जब तक हैं तब तक हैं। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलेंगे। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय, जय जय सिया राम।